शर्मा साहब, अभी बड़ा अच्छा से पद्मनाभन साहब ने बताया कि स्वदेशी का मतलब क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर टारगेट सही है तो फिर सही सफ़र पे हम लोग निकल भी सकते हैं। आपके हिसाब से जो स्वदेशी अभियान अभी फिर से शुरू किया गया है उसका मतलब क्या है? जी लक्ष्मण जी, पहली बात तो ये कि ये एक नई, आपने भी बताया जैसे कि ये कई बार हमने कोशिश की है स्वदेशी बनने की। मैं उदाहरण लेना चाहूंगा हमारे पड़ोसी देश जापान का। जापान में दूसरे विश्व युद्ध के बाद उस उन्होंने एक प्रण लिया कि हम सब मिलकर जापान को बनाएंगे। तो जापान आज जो हमको दिखता है वो जापानियों ने बनाया, और जो कोरिया दिखता है वो कोरियंस ने बनाया, चाइना चाइनीज ने बनाया। तो हमें इसमें पहली बात तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी ही बनाएंगे। हमको खुद ही इसमें परिश्रम करना पड़ेगा, तकनीकें लानी पड़ेंगी। आपने शुरू में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गणेश लक्ष्मी मूर्ति का। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ अपनी कंपनी का, डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स में। कई दिवाली पहले मैंने लोगों को ये गणेश लक्ष्मी की मूर्ति दिखाई और उनसे कहा कि हमें कितनी शर्म आती है कि ये हमारे भगवान भी अब चीन में बनते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि हम जो कंपोनेंट बनाते हैं, हमारी कंपनी एक कैपेसिटर बनाती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूज होता है। मैंने कहा ये कम से कम चीन से आना बंद हो जाए, यही हमारे जीवन का होगा। और इस एक सिंगल पर्पस को लेते हुए हमने उसके सही पीपल चुने, सही पर्पस और प्रोसेस लगाया। और मुझे खुशी है आज कि वाकई उस एक कंपोनेंट में कम से कम हमने कोशिश की, हम और हमारे सहयोगी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कि उसको हम हिंदुस्तान में बाहर से नहीं आने देंगे। और ये हम कर पाए एक जीरो ड्यूटी एनवायरनमेंट। हाँ, आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक तो जीरो ड्यूटी एनवायरनमेंट था, और जब ये स्वदेशी अपनाने गए उस कंपोनेंट के लेकर के, तो क्या क्या कुछ चैलेंजेस भी आपको आए उसमें? बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या हम लोग ऐसी चीजें हम लोग कहीं पे और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और आप देखेंगे जिस एरियाज में हमको मना करते हैं, जैसे कि स्पेस के टेक्निक में ले एक उदाहरण, तो जब हमने मिलकर उसमें काम किया, या ऑफ लेट देखेंगे डिफेंस में, पिछले 5-7 सालों में इतना बड़ा चेंज आ गया है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर था वो हमेशा करने के लिए तैयार था, सरकार भी चाहती थी, लेकिन हम अलाइन नहीं। और ये जो आप देखेंगे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहां भी हुआ, और खासकर पिछले 20 सालों में चीन में, इसका एक ही कारण है, सबने एकजुट होकर काम किया, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑल हैंड्स ऑन द डेक। तो आज ये चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कई जगह बहुत पॉजिटिव है, और एक उसका अच्छा उदाहरण था ये जो मोबाइल फोन का आपने जिक्र किया। अभी मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। बहुत एयर कंडीशनर फॉर एग्जाम्पल, देश में हम करीब बहुत मुश्किल से 9 मिलियन बना पाते थे, 90 लाख। अब जाकर वो हम करीब 12 मिलियन पर आए हैं। चीन उसी की जगह 10 गुना 90 मिलियन एयर कंडीशनर बना के पूरी दुनिया को बेचता है। अब एक छोटा सा चेंज हुआ जीएसटी 2.0 में कि हमने उसकी ड्यूटी को गिरा दिया। उससे क्या होगा कि हमारा जो नंबर है, हमें इंडस्ट्री में हमारी बात हो रही है, कम से कम 18 मिलियन हो जाएगा अगले 1-2 साल। और इससे जो सप्लाई चेन, न केवल ये जो आत्मनिर्भरता है, ये केवल B2C नहीं है। एक और उसमें दिक्कत है कि अगर मैं ये कैसे पहचानूं कि एक गाड़ी या एक लैपटॉप या एक एयर कंडीशनर ये वाला स्वदेशी है और ये स्वदेशी कम है, क्योंकि कोई भी चीज 100% स्वदेशी नहीं होगी। स्पेशली अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करूं, तो उसमें कितनी औसत लोकल वैल्यू एडिशन है। राजीव कुमार जी का जो जिक्र हुआ, उन्होंने जब कहा कितना उसमें लोकल इकोनॉमिक वैल्यू हिंदुस्तान में ऐड हो रही है और कितने लोग उसमें एम्प्लॉय हो रहे हैं। अगर हम ये 2 मापदंडों पर एक बहुत छोटी, बहुत सिंपल सरल तरीके से कि साहब ये 3 स्टार एयर कंडीशनर है, ये 5 स्टार एयर कंडीशनर है, तो किसी भी आदमी को ये पता हो कि 5 स्टार का मतलब ये है कि ये ज्यादा मेड इन इंडिया है। तो इसके ऊपर भी कुछ विचार करने की जरूरत है, ताकि आसानी से हम ये समझ सके कि कौन सा ज्यादा हिंदुस्तानी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आपने बताया। आज भी आप देखेंगे जापान, आपने बात पूरी करी, सॉरी। मैं केवल कह रहा था कि और इसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये केवल B2C नहीं, B2B में भी हमारे जो ग्राहक है वो भी ये कहे कि साहब मुझे सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी माल उसमें लगाना है। और प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत की बात कही कि भारतीय का मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुस्तानी ही कंपनी हो, कहीं की भी कंपनी हो वो वेलकम है। हमारे देश में आकर इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करे और हमारे युवक और युवतियों को नौकरी दे। तो ये 2 चीज अगर हम कर लेते हैं तो हम बहुत इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सकता है।
हाँ बिल्कुल, इस पे मैं आऊँगा कि स्वदेशी कैसे, किस प्रोडक्ट को कहें। किसी प्रोडक्ट में 100 कंपोनेंट लगते हैं, सारे कंपोनेंट भारत में बने हुए हैं, हो सकता है संभव ना हो, तो कैसे उसको मेक इन इंडिया का नाम दें। चूँकि मेक इन इंडिया का नाम दे देंगे तो सामने वाले खरीदने में भी उसको गर्व महसूस हुआ कि ये मेक इन इंडिया इसको खरीद रहे हैं, भले उसे कुछ कंपोनेंट विदेश से आया हुआ क्यों ना हो। ये एक बड़ा सवाल है, इस डेफिनेशन को जानेंगे अश्विनी महाजन साहब से। लेकिन एक सवाल विनोद जी और आपसे पूछ लूँ कि आप लोगों से मतलब आप पर व्यक्तिगत तौर पे मत लीजिएगा, मैन्युफैक्चरर पर एक आरोप ये लगता है कि आप लोग मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर ज़्यादा होते जाते हैं। सामान लाया, यहाँ पे असेंबल किया, रीलेबलिंग की और फिर उसको बेच दिया। क्योंकि उसमें तो कुछ हिंग फिट करी लगना नहीं होता, रंग चोखा हो जाता है, तो बड़ा सस्ता पड़ता है, वहाँ निकाल देते हैं। तो ये आरोप जो है, ये कह सकते हैं कि कितना सच है, और सच है तो आखिर वजह क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, कोई भी व्यापारी, मैं कहूंगा कोई भी नागरिक, वो काम करता है जो उसको कम से कम या आसानी में, कम रिस्क में उसके ज्यादा मुनाफा हो सके। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो हमारे जो देश में अनफॉर्चुनेटली सब लोगों ने सही काम किया, लेकिन आज आप देखेंगे कि मेरा जितना कम वैल्यू एडिशन, उतना ही मुझे दो प्रकार, एक तो मेरे जो लोकल कॉस्ट है, अगर मैं पूरा वैल्यू ऐड करता हूं, जैसे कि हम कोशिश करते हैं अपनी कंपनी में, तो उसमें बिजली का फर्क पड़ता है, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, फाइनेंस का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, मशीन भी मुझे बाहर से लानी पड़ती है और कच्चा माल भी बाहर से लाना पड़ता है। तो अगर मैं ये कोशिश करता हूं फिर कि मैं साहब एक ट्रेडर बन जाऊं या एक कमीशन एजेंट बन जाऊं कि साहब आपका घर मैं किसी और को बेच दूं और उसमें मुझे कुछ रकम मिल जाए। तो ये थोड़े लोगों के लिए तो ठीक है, या मैं अब कहूं कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में आईआईटी आईएम करने के बाद आज इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाते हैं। और मुझे एक रहना है कि मतलब केवल किसी कंपनी को वैल्यू करके एक दूसरे को बेच के कुछ लोग तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन एक देश सक्षम और एक डेवलप कंट्री नहीं बन सकता। तो हमें ये भी चाहिए कि आज कोई युवक या युवती आपके पास आए और कहे साहब मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो आज तो हम उसको डरा देंगे कि भाई साहब इतने सारे अफसर आपके पीछे पड़ जाएंगे, इतने सारे कानून है, इतनी सारा काम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, इससे अच्छा है आप चीन से ले आइए, उसके ऊपर अपना ठप्पा लगाइए और उसको बेच दीजिए। तो हमें वो पूरे माहौल को चेंज बहुत आवश्यकता है। तो दोनों उस माहौल को चेंज करना, डिमांड, हाँ, एक तो डिमांड की तरफ से हम कोशिश करें, हाँ, कि आज भारतीय नागरिक मैं लोकल खरीदूं, और दूसरा जब भारतीय नागरिक उसको यहाँ बनाने की कोशिश करे तो हमको उनको हर तरह की सुविधा दें, ताकि उसको शुरू में कम से कम तकलीफें कम हो, और जितना वो वैल्यू ऐड करेगा, आज उसको तकलीफें उतनी ज्यादा होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस इक्वेशन को हमें रिवर्स करना। ये कैसे रिवर्स होगा, अजय श्रीवास्तव जी? तो मैं तो बिल्कुल विनोद जी की बात से सहमत हूँ। देखिए, ट्रेडर अपना काम कर रहा है, ठीक है। आज अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स इन इंडिया इज़ 20 to 30% हायर, अगर चाइना की कॉस्ट से हम कंपेयर करते हैं तो और ये 20 to वेरी करती 30%। है, 30 से भी अधिक हो सकती है। जैसे कि मैं कहूँ कि आज अगर मैं सोलर पैनल बनाना चाहता हूँ सिलिका सैंड, मतलब बिल्कुल बेसिक स्टेज से, तो हमारी कॉस्ट 60 से 70% अधिक होगी। अगर इसीलिए कोई नहीं बना रहा है, इसीलिए कोई नहीं बना रहा है। अगर हम पॉलीसिलिकॉन से बनाते हैं इंपोर्ट करके, तो हमारी कॉस्ट 40% अधिक होगी। तो क्या है, अगर हम सोलर सेल इंपोर्ट करते हैं और उसको मैकेनिकल सब फिट करते हैं, तो 10% 15% हमें वैल्यूएशन मिलता है, कॉस्ट डिसेबिलिटी 5% होती है, तो 5% पीएलआई मिल जाती, तो हम कर सकते हैं। तो सब लोग जो सोलर में कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। या किसी भी प्रोडक्ट उसमें जो है, चूंकि हमारी कॉस्ट डिसेबिलिटी इतनी अधिक है कि वो बिजनेस केस बनता ही नहीं है, इसलिए डीप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अभी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए अगर हम स्वदेशी के लिए रियल काम करना चाहें, तो हमें 10-20 प्रोडक्ट पकड़ कर उनमें देखना पड़ेगा कितनी कॉस्ट डिसेबिलिटी है, उसको कम करना पड़ेगा। उसके लिए हमको बेसिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, जो बेसिक रिफॉर्म सब जानते हैं, लैंड, लेबर, अनइंटरप्टेड पावर, ये सब चीज़ें जो है ना, और थोड़ा डीरेगुलेशन करें। बट ये जनरल मैं नहीं कहना चाहता हूँ। हम एक प्रोडक्ट खोलें, जैसे कि हमने सोलर पैनल की बात की है, उस प्रोडक्ट का देखें कितना है और हम कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो जैसे कि हमने ऑटोमोबाइल फार्मास्यूटिकल्स के लिए किया है कि कोई भी सरकार आई है उसने सपोर्ट किया है, तो हमें वैसे चिपक के करना पड़ेगा। वरना हम केवल अगर सोचेंगे कि 2 साल में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए नए प्रोडक्ट की, तो खाली हम इंपोर्ट करके उसमें वैल्यू एड 2-4% करके करेंगे। तो डीप रिफॉर्म्स आर वेरी मच नीडेड।